जय हिंद दोस्तों इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं वन अनुसंधान संस्थान यानी कि FRI देहरादून भर्ती 2020 के बारे में पूरी जानकारी, क्योंकि इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन डिटेल्ड में जारी हो चुका है। तो आप इस वीडियो को देखते रहिए, मैं आपको इसके बारे में पूरी जानकारी देने वाला हूं। और दोस्तों मैं आपको बता दूं कि मैं ऑलरेडी फॉर्म फिलअप की वीडियो बना चुका हूं, यानी कि कैसे आपको FRI देहरादून MTS स्टेनो टेक्निकल असिस्टेंट एंड अदर पोस्ट का फॉर्म भरना है। इसके बारे में वीडियो आ चुकी है, आपको चैनल के ऊपर मिल जाएगी। साथ ही इस वीडियो का डायरेक्ट लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जो कि अभी आप देख पा रहे हो। अब चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं इस भर्ती के बारे में और जान लेते हैं कि कौन सी क्वालिफिकेशन और अन्य एलिजिबिलिटी यहाँ पर क्या रखी गई है। तो यहाँ पर आपके सामने ऑफिशियल वेबसाइट है। जैसे आप यहाँ पर डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट के ऊपर क्लिक करते हो तो आपके सामने यहाँ पर PDF आ जाएगा। जैसे आप इसको ओपन करोगे तो यहाँ पर आपके सामने ये जानकारी दी हुई है। तो सबसे पहले यहाँ पर देख लीजिए कि आपकी जो पोस्ट निकाली है, फर्स्ट वो है आपकी लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन असिस्टेंट। इसके लिए आपका एक पद है और जो सैलरी आपको इस पोस्ट पर दी जाएगी वो आपको लेवल 6 की दी जाएगी। अब लेवल 6 या फिर जो भी लेवल वाइज यहाँ पर आपको सैलरी बताइए, इसके अंदर कितना अमाउंट मिलता है सैलरी में, अगर आप ये जानना चाहते हो तो आपको गूगल के अंदर लेवल 6 सैलरी सर्च करना है, तो आपके सामने अमाउंट आ जाएगा। अब यहाँ पर क्वालिफिकेशन की बात करें इस पोस्ट पर, तो आपको ग्रेजुएट फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी विद बैचलर डिग्री इन लाइब्रेरी साइंस। बेसिकली आपके पास ग्रेजुएट की योग्यता होनी चाहिए, जो कि आपने ग्रेजुएशन लाइब्रेरी साइंस के अंदर की हो, तभी आप पूरी तरीके से एलिजिबल हो पाओगे। और अगर इस पोस्ट की एज लिमिट की बात करें तो यहाँ पर आपकी उम्र 18 साल से कम नहीं होनी चाहिए और 27 साल से ज़्यादा की नहीं होनी चाहिए। अगर आपकी उम्र 18 से कम है या फिर 27 से ज़्यादा है तो इसका मतलब यही होता है कि आप इसमें एलिजिबल नहीं हो पाओगे। फिर दोस्तों यहाँ पर आपकी सेकंड पोस्ट आती है, जो कि है आपकी टेक्निकल असिस्टेंट फील्ड लैब रिसर्च की। इसके लिए 59 पद है और इस पर आपको लेवल 5 की सैलरी दी जाएगी। इसमें जो यहाँ पर आपका ग्रुप है ये आपका बायोलॉजिकल साइंस, जिसके लिए 37 पोस्ट, फिर है आपका फिजिकल साइंस, इसके लिए 22 पोस्ट, ये आपका अलग अलग रखा है। और अब यहाँ पर इसमें जो वैकेंसी डिटेल है कैटेगरी वाइज वो भी आप यहाँ पर देख सकते हो। इसके अलावा अगर इस पोस्ट पर आवेदन करने के लिए क्वालिफिकेशन की बात करें तो यहाँ पर दिया जा रहा है कि बैचलर डिग्री इन साइंस फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी विद बॉटनी, जूलॉजी, फॉरेस्ट्री, इन्वायरमेंट, इकोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, जेनेटिक्स, माइक्रोबायोलॉजी, जियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री एज वन ऑफ द सब्जेक्ट। यानी कि जो आपकी ग्रेजुएट है वो आपकी साइंस में होनी चाहिए और इसके अलावा इनमें से आपके पास कोई एक सब्जेक्ट होना चाहिए, तभी आप पूरी तरीके से एलिजिबल होगे। क्योंकि अगर आपके पास साइंस में इनमें से कोई एक सब्जेक्ट नहीं होगा तो फिर आप एलिजिबल नहीं हो पाओगे। और इस पर जो आपकी एज लिमिट रखी गई है वो आपकी 21 से 30 साल के बीच रखी गई है। अब यहाँ पर दोस्तों नीचे आते हैं और आपकी जो नेक्स्ट पोस्ट है उसके बारे में जानते हैं। यह है आपकी टेक्निकल असिस्टेंट मेंटेनेंस की। इसके लिए 3 पद है, जो कि आपके ग्रुप है IT कंप्यूटर साइंस, इसके लिए यहाँ पर 2 पद है। इसके अलावा क्वालिफिकेशन की अगर बात करें तो इसमें BSc इन कंप्यूटर साइंस, यानी कि आपकी जो क्वालिफिकेशन है वो BSc होनी चाहिए, या तो कंप्यूटर साइंस के अंदर या फिर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंदर। इनमें से अगर किसी भी डिसिप्लिन में तो आप एलिजिबल हो। अगर आपके पास ये क्वालिफिकेशन नहीं है तो आपके पास यहाँ पर 3 साल का डिप्लोमा होना चाहिए इंजीनियरिंग के अंदर इन कंप्यूटर साइंस या फिर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। अगर आपके पास डिग्री नहीं है तो डिप्लोमा होना चाहिए। अगर ये भी नहीं है तो यहाँ पर दोस्तों आपको बोला है कि 10+2 विद साइंस फ्रॉम एन रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड +2 ईयर्स डिप्लोमा इन कंप्यूटर साइंस, यानी कि आपके पास 12वीं जो कि साइंस के साथ होनी चाहिए, साथ ही 2 साल का आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए इनमें से किसी एक डिसिप्लिन के साथ, तभी आप पूरी तरीके से एलिजिबल हो पाओगे। इस पर आपकी एज लिमिट 21 से 30 साल के बीच रखी गई है। फिर आती है यहाँ पर दोस्तों आपकी अगली पोस्ट, जो कि है स्टेनोग्राफर ग्रेड 2 की। इसके ऊपर आपको लेवल 4 की सैलरी दी जाएगी। इस पर आवेदन करने के लिए यहाँ पर आपसे 12वीं पास की योग्यता मांगी है और यहाँ पर इसके अलावा आपसे शुड पोसेस ए मिनिमम स्पीड ऑफ 80 वर्ड पर मिनट इन स्टेनोग्राफी, यानी कि आपको स्टेनोग्राफी भी आनी चाहिए, चाहे वो इंग्लिश की हो चाहे फिर हिंदी की हो, ऑन द बेसिस ऑफ कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन टू बी कंडक्टेड, जो कि आपकी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के बेस पर आपसे ये मांगी जा रही है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर तीसरी एलिजिबिलिटी भी इसके ऊपर है, जो कि है आपकी सर्टिफिकेट कोर्स इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, टाइपिंग स्पीड 5 की डिप्रेशन फॉर ईच वर्ड, ये भी आपके पास होना चाहिए। एज लिमिट आपकी इस पर 18 से 27 साल के बीच रखी गई है। फिर आती है आपकी मल्टीटास्किंग स्टाफ की पोस्ट। इस पर आपको लेवल 1 की सैलरी दी जाएगी, जो कि आपकी लगभग 18 से 25 हज़ार के बीच होने वाली है।
40 पोस्ट इसके लिए निकाली है और क्वालिफिकेशन के रूप में आपसे यहाँ पर 10वीं पास की योग्यता मांगी है। डिजायरेबल क्वालिफिकेशन में आपसे 3 इयर्स और मोर एक्सपीरियंस इन रिलेवेंट फील्ड। अब यहाँ पर आप लोगों का सवाल है जो कि मैं बहुत ही अच्छे से क्लियर करने वाला हूँ, क्योंकि मुझे पता है इसके बारे में आपके सवाल आने वाले, बट मैं इसलिए यहाँ पर आपको क्लियर कर दे रहा हूँ। इसलिए आप वीडियो को पूरा देखें यहाँ से, तभी जाकर के कमेंट कीजिएगा, अन्यथा मैं आपको उस कमेंट का आंसर नहीं करूँगा। अब दोस्तों यहाँ पर आपका सवाल यही होने वाला है कि क्या इस पे सिर्फ 10वीं पास से भी आवेदन कर सकते हैं या फिर क्या इसमें एक्सपीरियंस जरूरी रूप से मांगा है। तो मैं आपको बता दूं कि इसमें एक्सपीरियंस आपसे बिल्कुल भी जरूरी रूप से नहीं मांगा, यानी कि अगर आपके पास एक्सपीरियंस नहीं भी होगा तो आप तब भी आवेदन कर सकते हो। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना, अगर आपके पास MTS की पोस्ट पर कोई एक्सपीरियंस नहीं भी है और सिर्फ आप 10वीं पास हो ऑल इंडिया से किसी भी स्टेट से, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। अब ये डिजायरेबल क्यों दिया है, अगर इसमें सिर्फ 10वीं पास आवेदन कर ही सकते हैं तो इसका क्या मतलब है, तो ये भी मैं आपको बता देता हूँ। डिजायरेबल से मतलब है कि ये चाहिए, अगर आपके पास नहीं भी है तो भी आवेदन कर सकते हो, बट जिनके पास 10वीं भी होगी और ये 3 साल का एक्सपीरियंस भी होगा उनको ज़्यादा प्रेफरेंस यानी कि ज़्यादा महत्वता दी जाएगी उन कैंडिडेट के मुकाबले जो सिर्फ 10वीं पास से आवेदन कर रहे हैं। बट इसका मतलब ये नहीं होता कि 10वीं पास आवेदन नहीं कर सकते, इसका सिर्फ आपको फायदा होगा। अगर आपके पास है, नहीं है तो आप तब भी आवेदन कर सकते हो। अगर इसकी एज लिमिट की देखें तो इसमें आपकी एज लिमिट 18 से 27 साल के बीच रखी गई है। अब यहाँ पर जो आपकी टोटल पोस्ट है वो आपकी 107 है सभी पदों को मिला करके। अब यहाँ पर कुछ आपको नीचे इंस्ट्रक्शन दिए जा रहे हैं, चाहे तो आप इनको रीड कर सकते हैं। ये हिंदी एंड इंग्लिश दोनों में है। मैं इसमें क्या एक्सप्लेन करूँ, क्योंकि इसमें एक्सप्लेन करने जैसा कुछ है नहीं, तो इसलिए आप यहाँ से इन इंस्ट्रक्शन को रीड कर लीजिए। अगर कोई इंस्ट्रक्शन को आपको समझने में प्रॉब्लम हो रही है या फिर आप उसको समझ नहीं पा रहे, डिटेल्ड में जानना चाहते हो, तो आप उसके लिए मुझे कमेंट कर सकते हो, मैं फिर उसके बारे में आपको थोड़ा डिटेल्ड में डिस्क्राइब कर दूंगा। बट यहाँ पर दोस्तों अब यहाँ पर जो आपकी एप्लीकेशन फीस है इसके बारे में जानकारी देखते हैं। तो यहाँ पर जो एप्लीकेशन फीस रखी गई है आपकी देख लीजिए, SC ST PWD फीमेल आर एग्जाम्प्टेड फ्रॉम पेमेंट ऑफ एप्लीकेशन फी, ओनली प्रोसेसिंग फी आर पेड बाय देम। यानी कि जो SC ST PWD और सभी कैटेगरी की फीमेल कैंडिडेट हैं इनको कोई एप्लीकेशन फीस नहीं देनी है, इनको सिर्फ यहाँ पर प्रोसेसिंग फ़ी देनी है। इसके अलावा जो आपकी जनरल OBC इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन यानी कि EWS कैंडिडेट है, इनको आवेदन करने के लिए यहाँ पर 700 रुपये एप्लीकेशन फ़ीस देनी है एंड ओनली प्रोसेसिंग फ़ी फॉर SC ST, जो कि मैंने आपको बताया कि SC ST को प्रोसेसिंग फ़ी देनी है जो कि काफ़ी ज़्यादा है, 300 रुपये है। बेसिकली बस यही है कि ये प्रोसेसिंग फ़ी को एक अलग वे में बोल करके फिर भी फीस ले रहे हैं, अन्यथा ये क्या होता है कि प्रोसेसिंग फ़ी बोल करके आपसे 300 रुपये अमाउंट ले रहे हैं और नॉर्मली भी अगर फीस देखा जाए तो ये फीस काफ़ी ज़्यादा ले रहे हैं गवर्नमेंट जॉब को देखते हुए। नहीं तो गवर्नमेंट जॉब जो रियल होती है उनमें आपसे मैक्सिमम 100 या 200 रुपये एप्लीकेशन फ़ीस ली जाती है, बट यहाँ पर ये काफ़ी ज़्यादा चार्ज कर रहे हैं, एक तो एप्लीकेशन फ़ीस के रूप में और ऊपर से प्रोसेसिंग फ़ीस का बहाना करके 300 रुपये एप्लीकेशन फ़ीस ले रहे हैं, जो कि एक फीस जो एक नॉर्मल फीस होती है उससे भी काफ़ी ज़्यादा है। तो बस इसमें मैं यही कह सकता हूँ जो कि मैंने आपको बोला। बाकी ये जब डिपार्टमेंट ने तय कर लिया है, उन्होंने तय कर लिया तो ये ऐसा ही रहेगा। अगर आपका इंटरेस्ट है इस फीस को देखते हुए भी अप्लाई करने का तो आप कर लीजिए, अन्यथा आपकी मर्जी है। अब यहाँ पर आपको बोला जा रहा है कि यदि कोई हो तो उत्तराखंड राज्य के सक्षम न्यायालय के अधिकारिता के अधीन होगा, यानी कि आपके ऊपर कोई क्रिमिनल केस नहीं होना चाहिए, नहीं तो फिर आपको प्रॉब्लम हो जाएगी। यहाँ पर दोस्तों जो स्पोर्ट्स पर्सन है उनको क्या फ़ायदा मिलेगा, ये जानकारी भी आपको इसी नोटिफिकेशन के अंदर दी जा रही है इसमें अप्लाई करने पर। तो यहाँ पर आप जानकारी पढ़ लीजिए मेरिटोरियस पर्सनस को क्या फ़ायदे मिलने वाले। अगर आप यहाँ पर देखोगे मेरिटोरियस स्पोर्ट्स पर्सन, तो इसमें आपको बोला जा रहा है कि इन निर्देशों में विनिर्दिष्ट खिलाड़ियों की श्रेणियों के पदों हेतु नियुक्ति में अधिकतम 5 वर्ष, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति वर्ग के लोगों के मामले में 10 वर्ष, यानी कि इनको यहाँ पर आयु में 5 या फिर 10 वर्ष की छूट दी जाएगी। इसके अलावा और अन्य क्या फायदे वो भी आप यहाँ पर देख सकते हो। साथ ही जो मैंने आपको एज लिमिट बताई है, ये एज लिमिट सिर्फ जनरल कैंडिडेट के लिए है। इसके अलावा जो SC ST कैंडिडेट है उनको इस एज लिमिट के अलावा भी 5 साल की छूट दी जाएगी और OBC को यहाँ पर 3 साल की छूट दी जाएगी। तो दोस्तों ये थी आपकी इस भर्ती के बारे में पूरी जानकारी। आपने यहाँ पर कंप्लीट जानकारी जान ली है। इसकी इंपॉर्टेंट डेट्स भी आप यहाँ पर ऑफिशियल वेबसाइट पर देख ही सकते हो। आप लोग इसमें 17 अगस्त 2020 सुबह 10 बजे से लेकर 15 सितंबर 2020 शाम 5 बजे तक अप्लाई कर पाओगे। और दोस्तों मैं अभी जैसे ही इसका सिलेबस आता है, क्योंकि सिलेबस अभी आया नहीं है, जैसे ही सिलेबस आएगा, एग्जाम पैटर्न आएगा, तो उसके बारे में भी एक वीडियो बनाने वाला हूँ। अगर आपका इंटरेस्ट है इसमें, आप अप्लाई करने वाले हो, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन रख लें ताकि आपको आने वाले
अपडेट मिलते रहिए। जब तक ये भर्ती कंप्लीट नहीं हो जाती मैं आपके लिए इसी तरह से अपडेट लेकर के आता रहूँगा, इसलिए आप इस चैनल के साथ बने रहे। और इसी के साथ मैं एक बार फिर से कहना चाहूँगा कि प्लीज़ इस वीडियो को लाइक, शेयर और साथ ही साथ आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञानदेव होस्ट को सब्सक्राइब कर ले, और सब्सक्राइब करने के बाद बेल के आइकन को दबा दे ताकि आपको आगे आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल पाए। जय हिंद दोस्तों।